नमस्कार बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक कृतिका की चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे भी और जानेंगे भी कि यह कहानी इतनी रोचक क्यों है। चलिए शुरू करते हैं साना साना हाथ जोड़ी पार्ट। बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ, इसका मतलब ये होता है लेखिका जहाँ गई है वहाँ के लोगों का यह प्रार्थना गीत है। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब वो जहाँ घूमने गई है वहाँ के उनके जो अपने अनुभव हैं, जो उन्होंने महसूस किया है, उसे यहाँ पे उन्होंने बताया है। जैसे आप भी कभी कहीं घूमने गए होंगे, जैसे कहीं भी गए होंगे घूमने के भी उसे, और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, जैसे वहाँ के बीच, जंगल, पहाड़, नदी या और भी कुछ कुछ भी हो सकता है। हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो आप जब आते हो वहाँ से या किसी से शेयर करते हो इन चीज़ों को, बातों को, तो आप बताते हो उसमें कि यार मैं वहाँ गया था, वहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे वहाँ गया तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मज़ा आया, ये हुआ, वहाँ बहुत अच्छा नदी था, यार पहाड़ था, कितना सुंदर जगह था, वो एकदम नेचुरल था, एकदम प्रकृति था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेखिका ने भी यहाँ पे जो मधु कांकरिया जी हैं वो अपने खट्टे मीठे अनुभव को बड़े सुंदर रूप में व्यक्त किया है। लेखिका ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वो अपने मित्र के साथ गंगटोक घूमने गई थी। वहाँ से वे युमधांग, फिर लायुंग और उसके बाद कटाऊ भी गई। उन्होंने इस पाठ में वहाँ की प्रकृति मतलब नेचर, जैसे वहाँ हिमालय और उसकी घाटियों का सुंदर वर्णन किया है। वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के लोगों का जनजीवन और परिधान का भी वर्णन किया है। परिधान मतलब वहाँ जो वो लोग पहनते हैं, पहनावा, जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं, वो सारी चीज़ें। लेखिका ने वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस किया है। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी विद्वान, कभी संत, तो कभी दार्शनिक की समान हो जाती हैं। मतलब उनका जो सोच है वो बदलता रहता है वहाँ के प्रकृति के अनुसार। वो कभी लेखक की तरह सोचती है तो कभी दार्शनिक की तरह। वे प्रकृति के प्रेम में हो जाती हैं। लेखिका का इस यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस पाठ का नाम नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया है। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में भी बताया है। इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। मतलब जहाँ ये घूमने गई हुई थी गैंगटॉक शहर, वह उन्हें रात में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। रात भी थी, लाइट्स जल रहे थे तो लगा जैसे तारे चमक रहे हो। पूरा शहर जगमगा रहा था, जैसे आकाश के तारे ज़मीन पे आ गए हो, ऐसा लग रहा था उन्हें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। इसका मतलब होता है बच्चों, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, अच्छी चीज़ों को समर्पित हो। इसका मतलब अच्छे काम कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। मतलब बच्चों, जब सुबह होने वाली थी, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग, तो उन्होंने वहाँ पे नेपाली युवती को प्रार्थना करते हुए सुना था। वो प्रार्थना क्या था? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन
तिमरो कोसेली, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस प्रार्थना के बोल उन्होंने नेपाली युवती से सीखे थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहें। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गए हों। मतलब बच्चों, हिमालय की तीसरी जो सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, उसे उन्हें देखना था, पर बादल होने के कारण वह नहीं दिखाई पड़ रही थी। पर वहाँ उन्होंने बहुत तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल को देखा, जैसे वो फूलों के बगीचे में हो। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वह वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। मतलब लेखिका पूछती है उनसे कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी, तो वो बोलता है चलिए। तो जगह जगह गदराई पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। मतलब बच्चों, जब वे गैंगटॉक से युमथांग जा रही थी तो रास्ते में पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ भी देखने को मिले। जब वे युमथांग पहुंची तो देखा वहाँ पे बहुत से श्वेत बौद्ध पताकाएँ, मतलब सफ़ेद रंग के बहुत से ध्वज, मतलब फ्लैग, झंडे देखे उन्होंने। वहाँ जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो 108 उजले कलर की, वाइट कलर के ध्वज फहराए जाते हैं और उन्हें उतारा भी नहीं जाता है, वे खुद ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नए काम की शुरुआत होती है तब रंगीन पताकाएँ, मतलब रंगीन झंडे फहराई जाती हैं जब कोई शुभ काम होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे देखते हैं बच्चों। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस के बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। मतलब जब वे थोड़े और आगे बढ़े तो उनके गाइड ने बताया इसी जगह पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। मैंने तो देखी भी है, बहुत अच्छी। और दो स्थानीय जातियों के बीच शांति वार्ता का शुरुआती स्थान भी है यह, जो दो जाति के स्थानीय लोगों के बीच हुआ था, जिन्हें लपेचा और भुटिया जाति कहते हैं। यहाँ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुआ था। ये वो स्थान है, उनके गाइड ने उन्हें बताया। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। रफ्ता रफ्ता हम
ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। मतलब बच्चों, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सारी चीज़ें, जैसे बस्तियों के लोग, वहाँ पे जो महिलाएं उन्होंने देखे थे, वहाँ के जो महिलाएं थीं, मतलब स्त्रियां थीं, स्वेटर बुन रही थी, नेपाली महिलाएं, वो काम कर रहे हैं युवक, सब लोग पीछे छूट गए थे। बस्ती, घर, सब कुछ पीछे छूटे जा रहे थे और ये आगे बढ़े जा रहे थे और हिमालय का विराट और वैभव रूप सामने आ रहा था। हिमालय का आकार बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते वीरान, मतलब सुनसान और संकरे, टेढ़े मेढ़े होने लगे थे। कहीं कहीं रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। पर्वतों और घाटियों के बीच रास्तों पर चलते हुए लग रहा था कि वे किसी हरियाली गुफा में झूमते हुए जा रहे हैं। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और जो लोग थे वे सभी गाना गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। मन बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित था। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं को भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों के आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। मतलब बच्चों, वो हिमालय को सलाम करना चाहती थी, सैल्यूट करना चाहती थी। वो इतनी खुश थी। तभी जीप रुक जाती है और वो बहुत ऊंचाई से शिखर से गिरते बहते हुए झरनों को देखती है, जिसका नाम सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। वहाँ पे जो लोग थे वे कैमरे से फ़ोटो खींच रहे थे। इतनी सुंदरता थी वहाँ पे।
लोग पत्थरों पर बैठे थे। लेखिका ने जब अपने पाँव को पानी में डाला तो उन्हें बहुत ही सुंदरता का एहसास हुआ। वो अंदर तक भीग गई थी, ऐसा महसूस किया उन्होंने। सभी बुराइयां और बुरी इच्छाएं इस निर्मल जल के धारा में बह गई हो, जैसे वो बिल्कुल निर्मल हो गई थी और प्योर हो गई थी बिल्कुल। तभी उनके साथी जो गाइड था जितेन, उनको आवाज़ देता है और आगे और भी नज़ारों को दिखाने को कहता है कि आगे और भी बहुत से अच्छे अच्छे जगह मिलेंगे देखने को, नज़ारे, सुंदरता मिलेगी। और वे आगे बढ़ जाते हैं और फिर से उन्हें और भी वैसे बहुत से सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अचानक से ये सारे नज़ारे छुमंतर मतलब गायब हो जाते हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो। सभी पर बादलों की भारी चादरें चढ़ जाती हैं, क्योंकि आसमान पर बादल घिर जाते हैं, सब कुछ बादलमय हो जाता है। यह सभी एक रहस्य की तरह था, जैसे कोई जादू हो गया हो। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोड्रेनों के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। मतलब हुआ क्या बच्चों, जब बादल हटे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ों के छाया चित्र दिखाई दे रहे हैं, मतलब परछाई, और फिर सच के बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ वे सामने अपने सामने देख रही थी। उन्होंने जीप रुकवाया और खूबसूरत नज़ारों को देखने लगी। बहते हुए झरने, उठती हुई धुंध, पर्वत, फूल, जैसे वे स्वर्ग में हो। मतलब बहुत खुश थी वो, बहुत जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गई हो, वो हेवन में हो, ऐसा वो महसूस कर रही थी। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब हरियाली, हरा भरा। मतलब पल पल नज़ारे बदल रहे थे और ये तो हमारी वजूद और पहचान है, प्रकृति से जुड़ाव है, जीवन का आनंद है, सौंदर्य है। आत्मा की सारी खिड़कियां खुल गई थी, जैसे ईश्वर के बहुत करीब हों, और सुबह की सीखी प्रार्थना होठों पे आ गई थी उनकी, जो उन्होंने सुबह सुबह प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ी। इसका मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ऐसा वो सोचने लगती है। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी।
इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बॉर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्ते से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। मतलब लेखिका जो है वो मंत्र मुग्ध सोचते हुए मग्नावस्था में आगे बढ़ रही थी। तभी उनका ध्यान टूटा और देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें अपने बच्चों को पीठ पर टोकरे में बांधकर पत्थर तोड़ रही थी। मतलब अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के ही वो पत्थर तोड़ रही थी, काम कर रही थी। मतलब गांव में ऐसा होता है कि बच्चे अकेले हैं, कोई ना हो, तो वो अपने बच्चों को अपने पीठ पे बांध लेते हैं और काम करते हैं। वो जो भी काम करे तो अपने बच्चों को साथ में ही रखते हैं वो और काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके और हाथों में उनका कुदाल था जिससे कि वो पत्थर तोड़ रही थी। और वो सोच रही थी कि इतनी सुंदरता के बीच मातृत्व और श्रम साधना, मतलब इतनी सुंदरता है यहाँ पे, पहाड़, फूल, जंगल, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बीच भी जीवन को जीने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। काम करना, इस तरह से ज़िंदा रहने के लिए काम करना। तभी रोड पे काम करवा रहे एक कर्मचारी जो रोड बनवा रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तब उसने बताया कि पहाड़ों के पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने का काम हो रहा है, जिसमें पत्थरों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है, फिर पत्थरों को तोड़कर छोटा बनाया जाता है, फिर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक होने पर सीधे पाताल प्रवेश, मतलब मौत भी हो सकती है गिरने से। वहाँ पे सिक्किम सरकार का बोर्ड भी लगा था जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड। तभी उन्हें याद आया,
पलामू और गुमला के जंगलों में भी आदिवासी युवतियाँ बच्चों को पीठ पर कपड़े से बांधकर पत्तों के तलाश में वन वन घूमती है। उनके पांव भी फूले हुए रहते थे। आम जीवन की कहानी एक जैसी है। तभी उनके सहयात्री मनी और जितेन उन्हें खोजते हुए आते हैं और कहते हैं, आप इन्हें नहीं, ये तो देश की आम जनता है, इन्हें कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं देखें, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप पैसे खर्च करके यहाँ पे आई हैं। वो सोचती है ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन है। वेस्ट एट रिपेइंग, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ श्रम सुंदरियाँ, मतलब काम करती हुई महिलाएं, किसी बात पर खिलखिला कर हंस रही हैं। जीवन लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल की तरह लगने लगा। मतलब उनको हंसता हुआ देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुई और उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। वो हंस रही थी तो इतने श्रम भी कर रही थी, वो काम भी कर रही थी, बच्चों को ले करके पीठ पे कितना मेहनत कर रही थी वो देखी। और जब उनकी हंसी सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसलिए तो ये था बच्चों इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।